आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित को आसान करने के लिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित को आसान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, जो आपको बताएंगे कॉनिक सेक्शन में एलिप्स के बारे में। एलिप्स के इस पहले अंक में क्या हमें बताने जा रहे हैं, चलिए जानते हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है दीर्घवृत्त, जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में अगर नाम की बात करें तो हम कहेंगे उसे इलिप्स। सही बच्चों? जी सर। आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताएं मुझे, अपना इंट्रोडक्शन दे मुझे। शाबाश, बताएं बच्चों। सर, मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। सर, मेरा नाम आनंद कुमार है। सर, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। सर, मेरा नाम सरोज कुमार झा है। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपसे कि हम जानेंगे दीर्घवृत्त के बारे में, ठीक है। जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था पैराबोला के बारे में, जो कि एक कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। आज हम बात करेंगे दीर्घवृत्त के बारे में। क्या होता है दीर्घवृत्त और क्या होते हैं उसके फोकस, जिसे हम नाभि कहते हैं, ठीक है। हम जानेंगे, यहाँ भी हम जानेंगे कि उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होती है और माइनर एक्सिस कौन सी होती है, अर्थात दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों? जी सर। जानेंगे स्पेशल केसेस के बारे में कि अगर हम किसी इलिप्स को स्पेशल केस दें और कुछ कंडीशंस लगाएं तो वो किस तरह की एक नई आकृति में कन्वर्ट हो सकता है, कितने वो शीर्ष रखता है ना, और क्या होते हैं उसके मानक समीकरण। ठीक है बच्चों? कैसे हम ये देखेंगे कि वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। नाभि लंब जीवा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से कि कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे एक दीर्घवृत्त को। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक दीर्घवृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदु से दूरी का योग हमेशा अचर रहता है। ठीक है बच्चों? ये तो होगी डेफिनेशन के बारे में, समझे बच्चों? जी सर। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया, डेफिनेशन के अनुसार एक दीर्घवृत्त तल के उन्हीं सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनके तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग हमेशा एक कांस्टेंट होता है, अर्थात अचर होता है। ठीक है। तब उसको एक प्लेन दे रखा है, मुझे इमेजिन करो एक प्लेन दे रखा है और वहाँ पे दो बिंदु में निर्धारित कर देता हूँ। ठीक है, अर्थात दो निर्देशांक मैं निर्धारित करता हूँ। ठीक है, अच्छा, जिनको मैं नाम देता हूँ F1 और F2। सही बच्चों? जी सर। अब मुझे इसके आसपास के वो सभी बिंदु को कलेक्शन लेना है। सपोज करो मैंने एक बिंदु ले लिया B, जिसकी डिस्टेंस जो है F1 से और जिसकी डिस्टेंस जो है F2 से का जो समय है हमेशा कांस्टेंट रहे। दोबारा सुनिए, अगर मैंने दो बिंदु ले लिए किसी प्लेन पे F1 और F2 और एक तीसरा बिंदु मैं ऊपर ले रहा हूँ, कहीं भी ले रहा हूँ उसके आसपास, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ B। ठीक है, अब B से F1 की दूरी वो प्लस B से F2 की दूरी वो का जो समय है वो क्या हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो उन दो नाभियों मतलब उन दो बिंदुओं के आसपास के वो सारे बिंदुओं का समुच्चय जिनका F1 और F2 से जो दूरी का योग है हमेशा निश्चित रहे, उन बिंदु के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। समझ आए बच्चों? ऐसे ही अगर इस F1 F2 के आसपास हम B पॉइंट माना मैंने, C और D पॉइंट में मान लूं तो क्या होगा? C F1 प्लस C F2 का योग, D F1 प्लस D F2 का योग,
BF1 प्लस BF2 का योग हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। समझे बच्चों? जी सर। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको दीर्घवृत्त के बारे में आप समझ चुके हैं कि क्या होता है दीर्घवृत्त। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया 2 नाभि होती हैं, आई मीन 2 पॉइंट होते हैं जिसको फिक्स पॉइंट होता है। जी सर। ठीक है, चलो मैं पहले थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ। मैं बताता हूँ आपको पहले नाभि के बारे में। सही है। अभी जैसे कि मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया कि 2 निश्चित बिंदु बोल रहा हूँ मैं, 2 निश्चित बोल रहा हूँ, है ना, और उसके आसपास मैं समुच्चय बोल रहा हूँ बिंदुओं का। ठीक है, तो मैंने जो 2 निश्चित बिंदु कहा है वो दीर्घवृत्त क्या कहलाएंगे, नाभि। ठीक है, फोकस। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने बताया पिछले अंक में कि पैराबोला की जो नाभि होती है वो क्या होती है, यूनिक, लेकिन दीर्घवृत्त की बात करेंगे तो उसकी नाभि कितनी होंगी, 2, जिसे बोलेंगे फोकस। F1 और F2 जिसे मैं बोल रहा हूँ, जिस निश्चित बिंदु की मैंने बात की है वो क्या होते हैं आपके, क्या कहलाएंगे, फोकस अर्थात नाभि। ठीक है, अब हम केंद्र की बात करते हैं। दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, जैसे कि बताया मैंने नाभियां होती हैं तो नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। समझे बच्चों? 2 नाभि हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड हम लेंगे और उस रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु मुझे नजर आता है, जो कि मिलेगा मुझे, उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या कहलाएंगे, दीर्घवृत्त के केंद्र कहलाएंगे। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अगर F1 और F2 आपके किसी परवलय की 2 नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं तो उनका जो मध्य बिंदु होगा, जिसे मैं मानू P, तो P क्या होगा आपका, केंद्र के निर्देशांक होंगे किसके, दीर्घवृत्त के। ठीक है जी सर। जी सर। मैं समझता हूँ कि आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, आई मीन दीर्घवृत्त को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप दीर्घवृत्त समझ चुके हैं, उसके फोकस के बारे में जान चुके हैं, तो आप मुझे बताएं कहाँ आप दैनिक लाइफ में इसको जोड़ सकते हो, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ। कहाँ कैसे आप इसको डिफाइन करोगे दैनिक लाइफ के एग्जाम्पल के साथ, मुझे बताएं। सर जैसे दीर्घवृत्त को हम दीर्घवृत्त के उदाहरण ले सकते हैं, अंडा। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अंडा सर मतलब दीर्घवृत्त के आकार में होता है। अंडाकार शेप होती है, जैसे अंडा बोलते हैं, अंडा की शेप जो होती है कैसी होती है, दीर्घवृत्त के आकार की होती है। तो बताओ नीरज, ये मुझसे कह रहे हैं जो अंडाकार जो आकृति होती है वो दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल होती है, कैसे, मैं थोड़ा बताओगे, एक्सप्लेन करोगे इसे? जी सर, मुझे भी सर ऐसा लगता है सर, दीर्घवृत्त को देखने से सर ये 2 परवलय को सर यदि मिला दिया जाए तो सर दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने सर पिछली क्लासों में सर बताया था कि सर सी को परवलय जैसा बोल सकते हैं कि सी की आकृति परवलय जैसी होती है, तो सी को और एक सी लिए उसको टर्न करके अपोजिट करके 2 सी को यदि मिला दिया जाए तो सर मुझे लगता है कि सर दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाएगा। और ऐसा ही सर जो अभी आनंद कुमार ने सर बताया कि अंडा, तो सर अंडा का भी शेप कुछ ऐसा ही सर प्रतीत होता है। हाँ देखो, जैसे इन्होंने बताया कि जो अंडाकार शेप होती है, पहले तो जो आनंद ने बताया बिल्कुल सही बताया कि जो अंडाकार आकृति होती है वो बिल्कुल आपका दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल होती है। तो जितनी भी आकृति अंडाकार शेप में है आपकी, वो क्या होंगी, आपकी दीर्घवृत्त होंगी। अब जैसे मैंने बताया कि लास्ट एपिसोड में जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है जिसे कहते हैं हम सी, ठीक है, सी के 2 फेज होते हैं, एक तो ओपन फेज होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड पॉइंट वाला क्या होता है, शीर्ष होता है, जो ओपन फेज वाला होता है वो आपका ओपन होता है। तो जो अगर हम 2 ऐसे सी ले लें जिसको ओपन फेज को हम मिला पाए, तो जो मिलाने के बाद जो आकृति बन के आती है वो क्या बन के आएगी, आपकी एक दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल बन के आएगी। ठीक है बच्चों? चलिए, ये तो बताया, शाबाश नीरज। ये बताया कि अगर सी को हम अपोजिट साइड से मिलाते हैं उसे, है ना, उनके ओपन फेजेस को मिलाएं तो जो आकृति जो कर्व नया बन के आएगा वो क्या आएगा, आपका एलिप्स आएगा, जिसे हम कहेंगे दीर्घवृत्त। सही है। चलिए और बताएं बेटा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। आनंद आप बताएं कैसे डिफाइन करोगे इसको, एलिप्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? एग्जांपल्स बताएं मुझे कोई। सर जैसे मैं एक बार पेंटिंग बना रहा था, अच्छा, तो पेंटिंग कर रहा था, उस दौरान मेरा छोटा भाई आया और वो मुझसे पूछ रहा था कि भैया दीर्घवृत्ताकार का कोई एग्जाम्पल दो। तो मैंने कहा, मैं उस समय तक पेंटिंग में बिजी था और मैंने पेंटिंग में आंख बना रहा था जो कि 2D में। तो आंख जब मैं बना रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में ध्यान आया कि आंख का जो मैंने शेप उस समय पेंटिंग में बनाया था वो भी तो सर दीर्घवृत्ताकार ही था। मैंने उससे बोला, ये देखो, ये जो आंख है ये तुम्हारा दीर्घवृत्ताकार का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि उसका शेप सर बिल्कुल इलिप्स की तरह मिलता जुलता था। हाँ, अगर हम 2D की बात करें, 2D फिगर के रूप में देखें तो जो आंख है वो जो शेप लेके आती है, अगर हम बनाए किसी बच्चे की आंख, तो जो आंख जो शेप लेके आती है वो क्या होगी, आपकी दीर्घवृत्ताकार
कर्व का एक एग्जाम्पल बनती है। ठीक है बच्चों? जी सर। और बताएं मुझे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सर अभी मैं कुछ दिन पहले सर टीवी देख रहा था सर, तो उस पे एक गेम आ रहा था सर, रग्बी का खेल सर उसकी जो गेंद होती है सर वो भी सर कुछ अंडाकार होती है सर, मतलब हम कह सकते हैं कि वो दीर्घवृत्ताकार ही होती है। रग्बी का गेम? जी सर। जी सर। बताएं रग्बी के गेम के बारे में। जैसे सर मैंने उसमें देखा सर कि सर एक जो सर अंडाकार गेंद होती है और उसे लेकर सर कुछ खिलाड़ी दौड़ते हैं और बाकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कई बार टीवी में ऐसा गेम चल रहा होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो बॉल को छुपाए घूम रहा होता है ना, हाथ में दबाए। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो रग्बी की गेम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में अंडाकार आकृति की होती है ना बच्चों? जी सर। और बताएं बेटा। सर जो हमारे ओपन जो है परवल्य है, अगर उनको हम मिलाते हैं तो सर एक दीर्घवृत्त सर बन के आता है सर। हाँ देखो, जैसे बता रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर हम पे दो परवलय हैं हमारे, एक y स्क्वायर इजिकल टू 4x और दूसरा जो कर्व है जो परवलय है उसका इक्वेशन है y स्क्वायर इजिकल टू -4x। ठीक है, अगर मैं उनको ओपन फेसिस की तरफ से मिला दूं, ठीक है, सारे के सारे जो ओपन फेसिस उनकी तरफ मिला दूं, जो कर्व से कर्व को टच कर दूं, मैं आकृति जो आउटर आकृति को टच कर दूं, तो जो मेरा नया जो कर्व बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? आपका एक दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल बन के आता है। ठीक है, जहाँ पे अगर एक कर्व का नाभि ए दे रखी है और दूसरे कर्व की जो आकृति है वो बी दे रखी है, क्योंकि मैं जानता हूँ परवलय की अपनी अपनी नाभि होती है, एक होती है, दूसरे की दूसरे पास होती है। तो जब मिलाऊंगी तो दोनों की कंबाइंड जो आकृति बनेगी उसकी जो नाभि क्या होंगी, दो बनेंगी, F1 और F2। ठीक है बच्चों? जी सर। चलिए और बताएं बेटा। सर जैसे कि सर सब्जी मंडी में यदि आप सब्जी खरीदने जाते हो सर, तो सर सब्जी में सर जो पटल मिलता है, पटल परवल जिसको बोलते हैं परवल, पटल या फिर कुंदरू एक होता है, पटल या कुंदरू जो दोनों का शेप होता है सर वो दीर्घवृत्ताकार ही जैसा सर प्रतीत होता है। और यदि फल में यदि आप तरबूज भी खरीदने सर यदि जाते हो तो तरबूज का भी सर शेप कुछ सर दीर्घवृत्ताकार ही जैसा सर लगता है। कुछ तरबूज तो सर बिल्कुल गोले होते हैं, लेकिन मोस्टली सर तरबूज जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार जैसा प्रतीत होते हैं सर। हाँ देखो, जैसे बता रहे हैं कि मार्केट से आप गए और मार्केट में जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें तरबूज वगैरह मिलते हैं, है ना? तो उसमें कुछ तरबूज जो गोलाकार आकृति होती है, लेकिन जो मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक अलग तरह की शेप में होते हैं। आपने देखा होगा एकदम से गोल नहीं होते वो, उनका शेप जो होता है वो क्या होता है, अंडाकार आकृति में होता है। आपने नोटिस किया होगा। नोटिस किया बच्चों? जी सर। हाँ, तो वो जो शेप है वो शेप क्या बन सकती है आपकी, एक दीर्घवृत्ताकार कर्व का एग्जाम्पल बन सकती है। ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है बच्चों। चलो ये तो बताया आपने डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में बताएं। आपने ग्रहों के बारे में सुना होगा बच्चों? जी सर। जो सूरज है हमारा एक तारा है, ठीक है? जी ऐसा होता है। पृथ्वी हमारी क्या है, वो एक ग्रह है, ठीक है? और आपने ये भी सुना होगा कि जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जी सर। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं जो चक्कर लगाते हैं वो सूरज के चारों ओर रोटेट हो रही होती है। तो वो जिसे चक्कर लगाते हैं वो उसे क्या कहते हैं, कक्षा। जिस कर्व के अंदर वो मूव कर रही होती है हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर, वो क्या होगा, एक कर्व है और उस कर्व को बोल रहे हैं हम कक्षा। अब मुझे बताओ वो जो कक्षा होती है उसकी शेप कैसी होती है? क्या वो वृत्ताकार होती है, नहीं दीर्घवृत्ताकार होती है, या परवलय की शेप होती है उसकी? बताओ मुझे जरा। सर उसकी जो आकृति होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। मान लीजिए सर हमारे 9 ग्रह हैं और उन 9 ग्रह का अपना अपना ऑर्बिट है यानी कक्षा है, और वे अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उनकी जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट सर एक दीर्घवृत्ताकार शेप बनाती है। इस तरह से वो मतलब 9 शेप हम बनाते हैं जिसे हम लोग सौर मंडल भी बोलते हैं। नीरज आप बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? सर जैसे कि सर पृथ्वी जो है सर वो सूर्य की यदि परिक्रमा करती रहती है, तो सर कुछ सर वैज्ञानिकों ने सर ये खोजा था कि सर यदि पृथ्वी पे कोई एक सर यदि 2 बिंदुओं को यदि स्थिर कर देते हैं सर लाइक दैट, जैसा कि अभी आपने बताया था कि F1 और F2 को मान लीजिए कोई 2 पॉइंट यदि स्थिर कर देते हैं, जो सर पृथ्वी का सर जो परिक्रमा का सर जो कक्ष है उस कक्ष पर यदि कोई यदि पॉइंट यदि स्थित कर देते हैं, जैसे कि B या C कुछ भी कर देते हैं, तो सर BF1 प्लस BF2 और सर CF1 प्लस CF2 इसका सर जो योग होगा सर वो समान ही होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। तो सर इसलिए बोल सकते हैं कि सर जो पृथ्वी सर जो परिक्रमा करती है वो जो कक्ष होता है वो सर दीर्घवृत्ताकार होता है।
ठीक है, शाबाश नीरज, शाबाश आनंद, आप लोगों ने सही बताया। तो फाइनली हम ये डिसीजन पूछे कि जो हमारी कक्षाएं होती हैं जिसके अबाउट हमारे जो ग्रह होते हैं सूर्य के अबाउट परिक्रमा करते हैं, वो क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। जी सर। ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ये भी कहते हैं कि जो हमारा जो आपने सुना होगा एटम के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, नाभिक के चारों ऑर्बिट में सर, है ना जी सर। तो ऐसे एक वैज्ञानिक ने कहा है कि जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के अबाउट चारों ओर घूमता है। वो कक्षा कैसी होती है, आपकी दीर्घ वृत्ताकार होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि दैनिक लाइफ में कैसी उसकी फिगर होती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में, आई मीन दीर्घ वृत्त के बारे में। ठीक है बच्चों, जी सर। चलिए तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ चुके हैं कैसी ज्यामितीय आकृति होती है दीर्घवृत्त की। ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिकली टर्म्स के बारे में और जानना चाहते हैं। हमने इलिप्स के बारे में जाना, सही बच्चों, और मैंने डेफिनेशन में ये भी कहा कि दो निश्चित बिंदुओं की बात की जाती है, उन दो निश्चित बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, नाभि। जी सर। ठीक है बच्चों, और हमने जाना कि जो केंद्र होता है, अगर मैं केंद्र को जानना चाहूँ दीर्घवृत्त में, तो हम क्या करते हैं, वो रेखा जो दोनों नाभियों से मिलाते हुए निकलती है ना, और दो नाभियों से मिलाते हुए जो रेखाखंड होता है उसके जो मध्य बिंदु है उसके क्या कहते हैं, उसे केंद्र कहते हैं। सही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी इलिप्स की जो एक्सिस होती है, एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे। जैसे हमने पैराबोला को डिफाइन किया, उसकी एक्सिस होती है, और दो पैराबोला को मैं बोल रहा हूँ मिला के जो आकृति बन रही है उसको मैं इलिप्स बोल रहा हूँ, तो यहाँ भी एक्सिस होगी। तो एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे बताओ मुझे, दीर्घवृत्त की एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे। सर हम सर कह सकते हैं सर कि जो दोनों नाभियां हैं सर, उनको आपस में मिलाते हुए जाने वाली रेखाखंड, जो कि सर दीर्घवृत्त के बाहरी वक्र को टच करते हुए जाती है, उसे हम सर उसकी अक्ष या एक्सिस। अच्छा, उसे एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो दो नाभि दे रखी हैं, हमने बताया कोई कर्व है, अंडाकार आकृति, समझ गए आप। ठीक है, उन दो नाभियों से जो अगर मैं कोई रेखा पास करा रहा हूँ, जब वो रेखा को मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो जाके आपके कर्व पर टकराएंगी, कहीं ना कहीं तो एंड पॉइंट मिलेगा उनका। जी सर। ठीक है, वो जो दो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या कराएंगे आपके, वो क्या होंगे, आपके शीर्ष होंगे। सही है। जी सर। अगर आपको दो नाभि दे रखी है और उन दोनों नाभियों को मिलाते हुए आप रेखाखंड खींचो, लेफ्ट में बढ़ाओ और राइट में बढ़ाओ, तो बढ़ाते बढ़ाते जो कर्व को टच करेंगे वो जो एंड पॉइंट आएंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे, शीर्ष। किसके, आपके दीर्घवृत्त के। और वो जो एक्सिस होगी वो एक्सिस क्या कहलाएगी, आपकी मेजर एक्सिस। एक्चुअली जो हमारी एक्सिस होती है वो किसी भी दीर्घवृत्त में दो प्रकार की होती है, एक होती है मेजर एक्सिस जिसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष, और एक होती है माइनर एक्सिस जिसे बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो अंडाकार आकृति होती है, उसकी जो अंडाकार आकृति में जो लंबाई वाला जो पार्ट होता है वो लंबा होता है, और जो मोटाई वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो लो जो लंबाई वाला पार्ट है उसकी जो एक्सिस है, जो फोकस से होकर जो कोई रेखा जाती है, उसे बोलोगे क्या, दीर्घ एक्सिस। क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जो बाकी जो पार्ट है, जो मोटाई वाला पार्ट है वो छोटा है, तो वो जो एक्सिस है वो क्या निकलती है, आपकी सेंटर पॉइंट से निकलती भी, अर्थात जो केंद्र है ना, केंद्र पॉइंट से अगर आपकी मूल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो जो लघु एक्सिस होगी वो क्या होगी, मूल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और कहाँ से पास होगी, वो केंद्र से। दोबारा सुने मेरी बात कि जो नाभियों से पास होने वाली जो रेखा है उसे बोलोगे आप क्या, दीर्घ अक्ष, और लघु अक्ष वो होगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और जो कहाँ से निकलेगी, आपकी केंद्र से। सही है बेटा। जी सर। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के दो एक्सिस होती है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेजर एक्सिस, और दूसरी होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो केंद्र से जाने वाली तथा केंद्र से नाभियों से जाते रेखाखंड दीर्घ अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार केंद्र से जाने वाली तथा दीर्घ अक्ष के लंबवत रेखाखंड को दीर्घ अक्ष का लघु अक्ष कहते हैं। सही है। अगर मैं दीर्घ अक्ष को डिफाइन करना चाहूँ, दो एंड पॉइंट है, ठीक है, ए और बी दो एंड पॉइंट मिलते हैं, तो ए बी को जो डिफाइन होंगे वो 2a से डिफाइन होगा, और जो माइनर एक्सिस है जिसे मैं लघु एक्सिस बोल रहा हूँ, अगर वो दो एंड पॉइंट उसके सी और डी हो, तो सी डी को मैं डिफाइन करूंगा 2b से। सही बच्चों। और जो आपके जो F1 F2 है, जो दो नाभि है और उनके दो नाभियों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट करता हूँ 2c से। ठीक है बच्चों। जी सर। और जहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि जो शीर्ष है, शीर्ष के जो दो एंड पॉइंट है ए और बी, है ना, ए क्या है आपका शीर्ष है, और बी क्या है आपका दूसरा शीर्ष है, जहाँ आपके एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट को बेसिकली हम बोल रहे हैं शीर्ष बोल रहे हैं। जी सर।
सही है। तो बच्चों जैसा कि हमने आज के एपिसोड में जाना, क्योंकि हमारा जो मेन एपिसोड है वो क्या है, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हमने रेखा के बारे में जाना, हमने परवलय के बारे में जाना, और आज हमने जाना इलिप्स के बारे में, जिसे कहते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की हमने जाना कि हमारे फोकस क्या होते हैं, कितने फोकस होते हैं उसके बच्चों, दो फोकस होते हैं, जिसे हम F1 और F2 से नोट करते हैं। और केंद्र की बात करें तो केंद्र कितने होते हैं बच्चों, एक। कैसे डिफाइन करोगे केंद्र को? सर दोनों नाभियों के जो मध्य बिंदु होती है उसे हम केंद्र जो दोनों नाभियों के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। सही है जी सर। ऐसे ही अगर हम डिफाइन करें एक्सिस के बारे में, दो तरह की एक्सिस होती है उसकी, क्या हो, कौन सी, मेजर एक्सिस जिसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष, और हम जानते हैं लघु अक्ष के बारे में जिसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। सही है बच्चों। जो दीर्घ एक्सिस होती है उसकी जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होगी आपकी, लघु। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक्सिस क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लघु अक्ष अगर आपकी मूव कर रही है केंद्र से, तो माइनर एक्सिस कहाँ मूव करेगी, किसके बाद, नाभियों से गुजर के। अगर कोई रेखा नाभियों से गुजर रही है तो जो दूसरी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, केंद्र से गुजरेगी। ठीक है। और जहाँ पे इसके जो एक्सिस के एंड पॉइंट टच करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके शीर्ष। जी सर। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हमने ये सारी चीजें जानी दीर्घवृत्त के बारे में, और बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में भी जाना। हमने ये भी बताया कि अगर हम दो सी को उल्टे फेस से मिला दें तो वो जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है आपकी, दीर्घवृत्त। अंडाकार आकृति होती है, जैसे कि बोलते हैं हम अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है ना, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्त की होती है। तो दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल आपका अंडा होता है जो आप डेली नाश्ते में यूज करते हैं बच्चों। जैसे हमने बताया रग्बी बॉल होती है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है आपकी, अंडाकार आकृति होती है। कुंदरी एक सब्जी का नाम है, जी सर, है ना, वो भी आपकी क्या होगी, दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल होती है। ठीक है। जैसे कि आनंद ने एग्जाम्पल दिया था कि ये एक किसी बच्चे की आँख का चित्रण कर रहा था, तो जो आंखों की शेप जो निकल के आई वो कैसे आई है, एक अंडाकार आकृति में निकल के आई। ठीक है। तरबूज के बारे में बताया एक बच्चे ने कि तरबूज की जो आकृति होती है, बहुत सारी आकृति होती है वैसे, लेकिन मोस्टली जो आकृति होती है वो क्या होती है, गोल नहीं होती है, उनकी जो शेप होती है वो अंडाकार आकृति में होती है। फिर हमने ये भी जाना कि जो ग्रह है, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है, तो वो जो जिस कक्षा में परिक्रमा कर रहा होता है वो जो कक्षाएं कैसी होती है आपकी, दीर्घवृत्ताकार होती है। जी सर। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अबाउट जो मूव कर रहे होते हैं उसको भी क्या कहते हैं, वो भी दीर्घवृत्ताकार मूव कर रहे होते हैं। सही बच्चों। तो आज के एपिसोड में हमने जाना दीर्घवृत्त के बारे में, उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल। आगे आने वाले एपिसोड में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ दीर्घवृत्त की कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमने जाना कॉनिक सेक्शन में एलिप्स के बारे में। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।